तो आज हमारे पास है आर्थर कॉनन डॉयल की वो मशहूर कहानी अ स्टडी इन स्कारलेट। याद है लंदन वाला वो केस? हाँ हाँ बिल्कुल। एक खाली घर में लाश मिलती है, दीवार पर खून से लिखा होता है रांची। अजीब सा, पहली नजर में लगता है कि बस एक उलझावा मर्डर केस है। बिल्कुल। लेकिन जैसे अक्सर होता है ना, ऊपरी तौर पर जो दिखता है कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। इस मामले की जड़ें तो मतलब दशकों पुरानी हैं और हजारों मील दूर अमेरिका के रेगिस्तानों तक जाती हैं। अच्छा। हाँ, तो आज हम उसी छिपी हुई कहानी को, उस बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे जिसने लंदन की उन घटनाओं को जन्म दिया। दिलचस्प। तो कहाँ से शुरू करें? ये कहानी खुलती कैसे है? देखिए, कहानी का जो दूसरा हिस्सा है वो हमें ले जाता है सीधे 1847 में नॉर्थ अमेरिका के वो विशाल रेगिस्तान। ओके। सोचिए, जॉन फेरियर नाम का एक आदमी है और लूसी, एक छोटी सी बच्ची, बिल्कुल अकेले रेगिस्तान में और लगभग मरने की हालत में। तभी उन्हें मॉर्मन समुदाय का एक बहुत बड़ा काफिला मिलता है जो उन्हें बचा लेता है, और उस काफिले को लीड कर रहे थे ब्रिगम यंग। अच्छा, मॉर्मन समुदाय, ये वही लोग हैं ना जिन्हें अपने धर्म की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और वो इलिनॉइस से एक नई जगह की तलाश में निकले थे? हाँ, बिल्कुल वही। वो आखिरकार यूटा की घाटी में जाके बसते हैं। उस जगह को वो सियोन कहते थे, मतलब अपनी पवित्र भूमि। तो जॉन फेरियर वहां बहुत मेहनत करता है और एक कामयाब किसान बन जाता है, और लूसी भी बड़ी होती है, एक खूबसूरत लड़की जी। लेकिन यहीं एक पेच आता है। फेरियर मॉर्मन समुदाय का एक जो मुख्य सिद्धांत था ना, बहुविवाह का, हाँ, एक से ज्यादा शादी करने वाला, हाँ, उसे मानने से इनकार कर देता है। अच्छा, तो यहीं से टकराव शुरू होता होगा, है ना? मतलब समुदाय के नियम और एक व्यक्ति की अपनी सोच। एकदम सही। और मामला तब और उलझ जाता है जब लूसी को जेफरसन होप नाम के एक नौजवान से प्यार हो जाता है। जेफरसन होप? हाँ, वो एक शिकारी था और मॉर्मन नहीं था। ओ, मतलब बाहरी आदमी। बिल्कुल। लेकिन जो समुदाय के एल्डर्स थे, बड़े बूढ़े, जिनमें वो ड्रेबर और स्टैंगरसन, जिनके नाम बाद में लंदन वाले केस में आते हैं, उनके पिता भी शामिल थे। अच्छा। वो ब्रिगम यंग के आदेश का हवाला देते हैं और फेरियर पर दबाव डालते हैं कि लूसी की शादी या तो ड्रेबर के बेटे से हो या स्टैंगरसन के बेटे से। लेकिन फेरियर तो बहुविवाह के खिलाफ था और लूसी भी होप से प्यार करती थी, तो उसने मना कर दिया होगा। हाँ, उसने साफ मना कर दिया, और ये उस जमाने में बहुत बड़ा खतरा मोल लेना था। हाँ, क्योंकि समुदाय के खिलाफ जाना, और मैंने सुना है वो डेनाइट बैंड या एवेंजिंग एंजल्स जैसे कुछ गुप्त समूह भी थे शायद, जो बहुत सख्त थे। बिल्कुल, वो समुदाय के नियमों को लागू करवाते थे, कभी कभी बलपूर्वक भी। तो फेरियर को 1 महीने की मोहलत दी जाती है। सिर्फ 1 महीना? हाँ। इसी बीच जेफरसन होप लौट आता है, और फिर वो तीनों, फेरियर, लूसी और होप, वहां से भागने का फैसला करते हैं। सही फैसला। वो पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जो पीछा करने वाले थे मॉर्मन समुदाय के लोग, वो उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। ओहो, यहाँ कुछ बुरा हुआ लगता है। हाँ, बहुत बुरा। वह ये कि जेफरसन होप कुछ देर के लिए शायद खाने का इंतजाम करने या रास्ता देखने गया था। और जब वो लौटा तो उसने देखा कि जॉन फेरियर मारा जा चुका है। उसकी कब्र भी वहीं बना दी गई थी, और लूसी को वो लोग जबरदस्ती वापस ले गए थे। नहीं, बेचारी लूसी, उसका क्या हुआ फिर? उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी ड्रेबर से कर दी गई, जबरदस्ती। ओह। लेकिन वो ये सदमा, ये दुख झेल नहीं पाई, और शादी के बस 1 महीने के अंदर ही उसकी मौत हो गई। 1 महीना? बस। हाँ। जेफरसन होप किसी तरह लूसी की कब्र तक पहुंचता है। उसकी उंगली से वो शादी की अंगूठी निकालता है और कसम खाता है, बदला लेने की। हाँ, कि वो ड्रेबर और स्टैंगरसन से इस सब का बदला जरूर लेगा। और यहीं से वो दशकों लंबा इंतकाम का सफर शुरू होता है। बिल्कुल। होप ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इसके पीछे। सालों साल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, वो भेस बदलता रहा, छोटे मोटे काम करता रहा, बस उन दोनों की तलाश में। हाँ, ड्रेबर और स्टैंगरसन की तलाश में। वो इंतजार करता रहा सही मौके का, और आखिरकार इतने सालों बाद उसे वो दोनों लंदन में मिल जाते हैं। तो ये कहानी ऐसे जुड़ती है लंदन वाले हत्याकांड से। होप ने बाद में बताया भी था ना अपने कबूलनामे में। हाँ, उसने सब बताया, कैसे उसने ड्रेबर को वो जहर की गोलियों वाली चाल से मारा। हाँ, वो पिल वाला सीन। हाँ, फिर स्टैंगरसन का सामना कैसे किया। हाँ, और लूसी की वो अंगूठी, वो उसने घटनास्थल पर छोड़ी थी।
और दीवार पर रैचे लिखना, जो जर्मन में बदला होता है। हाँ, वो तो बस पुलिस को गुमराह करने के लिए था, एक रेड हेरिंग। समझ गई। तो वो जो लंदन की अजीब सी रहस्यमयी हत्याएं थीं, जिनका कोई सिर पैर समझ नहीं आ रहा था, वो असल में दशकों पहले शुरू हुई एक कहानी का अंत थी। प्यार, विश्वासघात और इंतकाम की एक दर्दनाक कहानी का नतीजा। जेफरसन होप को पकड़ तो लिया जाता है आखिर में, लेकिन उस पर मुकदमा चले उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है, एन्यूरिज्म से, दिमाग की नस फट जाने से। वाकई ये कहानी दिखाती है कि कैसे अतीत की घटनाएं वो कभी पीछा नहीं छोड़ती और वर्तमान पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं, और बदले की जो भावना है वो इंसान को कहां तक ले जा सकती है, सालों तक एक ही धुन। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है ना, कि जेफरसन होप ने जो किया, क्या वो उसकी नजर में इंसाफ था, नाइंसाफी का जवाब, या वो सिर्फ एक अंधा बदला था? इस पूरी कहानी को सुनने के बाद कहां है वो लकीर, न्याय और बदले के बीच? ये सोचने वाली बात है।